Welcome to my students. I am your teacher P.K. Tiwari and you are watching P.K. Tiwari Chemistry classes. जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन दिन पर दिन बहुत ही सेंसिटिव होते जा रहा है। लॉकडाउन बढ़ ही रहा है आपका। हम लोग तो सोचे थे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन और मामला ये गंभीर होते जा रहा है। तो जैसा समय है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा आपको। तो आज हम 12th क्लास का टोटल केमिस्ट्री के बारे में सिलेबस का कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं और कैसे आप 12th में मार्क्स को लाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, वो टेक्निक आपको यहां बताएंगे। और जेई मेन, एडवांस, नीट, ये सब के लिए क्या मेन प्रिपरेशन होना चाहिए उसका भी आपको नॉलेज हम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 12th का जो है सिलेबस एक बार देख ले कि क्या क्या है हमें पढ़ना है। तो जैसा कि पता है कि केमिस्ट्री 3 है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो पहले यह देखें हम लोग कि फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक में कौन है, इनऑर्गेनिक में कौन है। ऐसे ऑर्गेनिक के बारे में पहले थोड़ा सा बताया गया था कि ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है, लेकिन आज भी कुछ अलग बात आपको बताएंगे हम। तो फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास में 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं आपको। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और 5वां है आपका सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आपके 5 हैं। जो थ्योरी पोर्शन होता है 12th का, वो होता है आपका 70 मार्क्स का होता है। फिजिकल का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है 70 मार्क्स में, यह यहां ये 5 चैप्टर 23 मार्क्स हमें प्रोवाइड करते हैं। 23 ये 5 चैप्टर को मिलाकर 23। ध्यान दीजिएगा, यह एक बात हुई। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे उसका भी आपको बताया जाएगा सिस्टमैटिक ढंग से। सेकंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी जैसा कि चर्चा किए हैं, नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंस, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 14 है नेम रिएक्शन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 15 नंबर। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यह 5 चैप्टर तो आपको दिखाई देगा यह फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसे पढ़ना काफी आसान भी है आपका फिजिकल के बारे में। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक को देखेंगे तो ऑर्गेनिक इस तरह से सिस्टमैटिक फॉर्म नहीं है। और अब आप 12th में चले गए होंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि, और ऑर्गेनिक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का ऑर्गेनिक है। जैसा कि हम एक चैप्टर आइसोमेरिज्म आपका चल रहा है, तो उसमें आपको मालूम हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है आपका, उसका लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। तो यह हुआ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है यह थोड़ा समझ लें। तो 70 मार्क्स में
जो 28 मार्क्स हैं वह ऑर्गेनिक से आते हैं। एक बात और समझ लें, 12th के जब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक में मात्र 7 चैप्टर ही आपको दिखाई देंगे। हेलो अल्केन्स से शुरू होगा, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, ये अल्डिहाइड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको दिखाई देंगे। हमने क्या किया कि इतना चैप्टर आपको बनाया गया, तो आपको भले देखने में लग रहा है कि यहां पर सिर्फ 15 चैप्टर है, लेकिन इस 15 चैप्टर में वैसा समय नहीं लगेगा। आपका समय उतना ही लगेगा जितना कि 7 चैप्टर में लगा है आपका। अब जैसे हम एक टॉपिक 11th की बात करें इक्विलिब्रियम का, तो कहने के लिए तो इक्विलिब्रियम होता है एक चैप्टर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उसमें 3 चैप्टर है। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है एसिड बेस रिएक्शन और उसके बाद है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो केमिस्ट्री का डिमांड होता है। तो हमने क्या किया कि इसे हम इतना चैप्टर बनाया, जबकि समय हमारा उतना ही लगेगा जितना उसे पढ़ाने में, और यह एक बेस्ट वे है ऑर्गेनिक को पढ़ाने का आपका। तो समय उतना ही लगेगा। तो यह आप ऑर्गेनिक देखे हैं, ऑर्गेनिक के बारे में और भी बात हम बताए हैं एक पहले के वीडियो में। तो यह टोटल है, यानी टोटल आपको यहां पर ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है 70 में, ये 23 हो गया, यह आपका 28 हो गया। और यहां पर आप देखेंगे तो इससे 19 नंबर यहां से 12th में आपको आता है। तो 19, 23 और 28 आपका, ये जोड़ेंगे इसे आप, तो यह 70 आपका होगा। समझ रहे हैं बात को? क्या क्या है इनऑर्गेनिक में चैप्टर? तो मेटालर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहां पर इतना है। यहां पर भी आप देखेंगे तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो हमने क्या किया है कि जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स जो है, उस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स में से ही हमने एक पार्ट को अलग कर दिया है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, और एक प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका। प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में कहीं पर नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो इतना चैप्टर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब मिलेगा, मेटालर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। हाँ, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में थोड़ा समझ लें तो 12th क्लास में आपको मिलेगा पी ब्लॉक मिलेगा और डी और एफ मिलेगा। हमने किसमें एक्स्ट्रा डाल दिया, एस ब्लॉक आपका। एस ब्लॉक भी हम यहीं पर पढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लॉक है तो सब एक अलग ढंग होता है उसका पढ़ाने का। तो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स हो गया यहां पर, और प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपका 70 मार्क्स का कैलकुलेशन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 30 नंबर आता है आपका, और वह भी एक इंपॉर्टेंट बात है आपका। 70 मार्क्स हो गया, और जो 30 मार्क्स होता है वो प्रैक्टिकल होता है। थोड़ा समझेंगे यहां, 30 मार्क्स का जो होता है वह आपका प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल का होता है 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होता है 15 नंबर का, और फिर होता है 15 नंबर का। यह जो 15 नंबर है ये स्पेशली आपको ऑर्गेनिक लेगा आपका। 15-30 नंबर में प्रैक्टिकल में 15 नंबर अकेला ऑर्गेनिक से आएगा, जबकि यह 15 नंबर में वहां पर और ये इनऑर्गेनिक आएगा, और आपका यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री आएगा आपका। तो 30 नंबर यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझेंगे। प्रैक्टिकल में भी नंबर आना इंपॉर्टेंस है आपका, एक नंबर का वैल्यू होता है, तो इसे ध्यान में रखें। तो ये तो आप 70 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन यहां आप समझ गए। लेकिन अगर आप 100 मार्क्स को लेते हैं कि केमिस्ट्री अगर 100 मार्क्स का है,
तो आपको मालूम होना चाहिए 100 मार्क्स में अगर इसमें हम 15 नंबर और जोड़ दें, इसमें 15 नंबर आप और जोड़ दें यहां पर इस जगह पर इसमें, तो आप समझ लें यहां पर कितना हो गया, तो यह हो गया 43 मार्क्स। यानी कि 43 मार्क्स अकेले सिर्फ 100 नंबर में कवर कौन करता है, आपका ऑर्गेनिक कवर करता है। 43 मार्क्स वहां पर आता है। और 15 नंबर में आपका आधा आधा दोनों को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मान लें कि 7 आप इसको दे दें, तो यह हो गया आपका 37 इसको दिए प्रैक्टिकल का, और आप 7 चाहें तो यहां पर भी दे दें, तो देख लीजिए टोटल कितना हो गया। तो 7 और ये आपका वैल्यू हो गया 26 आपका, यानी 26 मार्क्स 100 नंबर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आता है। और ऑर्गेनिक में कितना है आपका 43, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका 30 और यहां पर 26 आपका। एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो वहां पर मात्र 16 चैप्टर ही यहां रखे गए हैं। तो आप कहेंगे कि सर 5 इसमें हो गया, 15 इसमें चैप्टर हो गया और यहां पर 5 चैप्टर हो गया, आपने तो यहां पर 25 चैप्टर बना दिया। तो ध्यान से समझेंगे, यहां पर ये 25 चैप्टर आपको लग रहा है, लेकिन हर चैप्टर में वो समय नहीं लगेगा। अब मान लें कि ये 5 यहां पर ऊपर का मैटर है आपका, तो इन सभी का मैटर हम इसी में पढ़ा दिए आपका, तो इसका तो फिर वेट कम हो गया ना। यहां पर तो उतना क्लास हमारा लगेगा नहीं, अमाइंस में हमारा उतना क्लास लगेगा नहीं, लेकिन उस चीज को दिखाना यहां पर जरूरी है। तो यह एक बात हुई आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का है आपका, समझ के। अब ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका हो सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक बात तो यह हो गया सिलेबस के बारे में। दूसरी बात यहां पर वो समझेंगे, अगर आपको 12th पास करना है, हमने क्या कहा, अगर आपको 12th पास करना है आपको, तब आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री यह आपका, और यहां जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये दोनों मिलकर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 12th पास करवा सकता है। या ऐसा समझें कि अगर ये 5 चैप्टर पर आपको कमांड है, तो 12th पास होने का पॉसिबिलिटी हो जाता है आपका। जो उसका पासिंग मार्क्स है 33 या 30 है, उसको देख लेंगे आप, तो वो ये आपको पास करवा देगा। और मान लें कि अगर वहां पर प्रैक्टिकल में है, तो प्रैक्टिकल की भी तैयारी करेंगे तो कम से कम तो 25 नंबर वहां पर आएगा ही। तो पास फिजिकल केमिस्ट्री आपको करवा देगा आपको, और इसे पढ़ना आसान भी है। तो सबसे पहले हम लोगों का प्राइमरी काम यही होगा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका, ताकि उस जोन में हम लोग आ जाएं जो पास होने का आपका जोन है। अब अगर आपको ये केमिस्ट्री में एक्सेलरेटर देना है, यानी मार्क्स को बढ़ाना है, मार्क्स को अगर बढ़ाना है आपको, यानी कि 70 से ऊपर लाना है, 80 से 90 से ऊपर लाना है, तो यही वो चीज है ऑर्गेनिक। और जैसा कि आपको पता है, कुछ क्लास भी किए हैं, तो यहां पर इसे पढ़ना बड़ा टफ काम है। फिजिक्स का जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू यहां पर ऑर्गेनिक का है आपका। ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को चैलेंज देता है आपका, समझ के। बहुत लोग कहता है कि केमिस्ट्री को रटा जाता है, नहीं, रटा नहीं जाता है। हर चीज का टेक्निक होता है, उसका समझना होगा कि कौन सा लिंकेज कहां पर कैसे है आपका। छोटा छोटा बात का यहां पर स्टडी करना होगा आपको। पढ़ने का तरीका, स्ट्रेटजी, आपका जो प्लान है, प्लानिंग है, वह चीज आपको सही रखना पड़ेगा। तो वह अगर आप सही रखते हैं, तब आपका मार्क्स यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां पर
जैसे ये चैप्टर दिया गया है वैसे ही चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, और थोड़ी सी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये प्रॉब्लम आया है लॉकडाउन, तो उसी में उसका सॉल्यूशन भी बैठा हुआ है आपका। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ढल जाएंगे आपका। वो अगर सीरियस होगा तो हम लोग भी सीरियस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं करना है। तो ये आपने देखा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, हमने इतना चैप्टर लिखाया है। अब कोई यहां पर लिखाया होगा कि मात्र 16 चैप्टर है, तो यहां पर भी वो 16 चैप्टर ही है जो टोटल है आपका, लेकिन ये पढ़ाने का रूल यहां पर अलग है आपका। अब जो समय पॉलीमर्स में लगेगा वो समय जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं लगेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो समय लगेगा उसका मात्र चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा आपका पॉलीमर्स में लगेगा, क्योंकि इसका सारा डिपार्टमेंट तो हम यहां पर पढ़ा देंगे आपका। तो फिर वो होगा कैसे? तो बात आप समझ गए। तो यह हो गया आपका 12th के बारे में कि 12th से रिलेटेड कैसे आपको मार्क्स लाना है। कुछ पढ़ने का टेक्निक भी है आपका, कुछ पढ़ने का टेक्निक भी है। अब बात यह है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो अगर आप देखेंगे तो दिमाग आपका तेज होगा, हाथ तेज नहीं होगा। दिमाग और हाथ के बीच में क्या लाना होगा? बैलेंस लाना होगा, संतुलन लाना होगा। तो जैसा भी वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, वो थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कम थ्योरी है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, वो सभी चीजों को आपको कॉपी में नोट बनाना ही होगा। नहीं तो वीडियो देखकर आप पास नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सीधा सा उसका पॉइंट है कि दिमाग आपका तेज होगा, हाथ तेज नहीं होगा। आप लिख ही नहीं पाएंगे, आप हाथ ही आपका थरथराने लगेगा। तो किसी भी तरह का स्टडी करवाया जा रहा है, उस स्टडी का नोट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट नोट भी हमें भेजे हैं कि सर आपने 13 इतना लेक्चर आइसोमरिज्म में पढ़ा दिया है, तो उसका सर हम एक नोट तैयार किए हैं। तो उसका एक नोट्स जो है आपको हम व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए थे, या कोई फ्रेंड अगर होगा तो उससे भी ले सकते हैं आप। तो लेक्चर 12 या 13 में व्हाट्सएप नंबर हम अपना दिए थे। आप चाहें तो उसको लिखकर आप नोट हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसका चेक कर लेंगे आपका कैसे बनाए हैं नहीं। यानी किसी भी कीमत पर आपका हाथ चलना जरूरी है। एक बात यह हो गई। और एक बात आपको और यह डिसाइड कर लेना होगा कि आपको पास करना है कि मार्क्स ज्यादा लाना है। यह भी डिसाइड करना होगा कि मार्क्स ज्यादा लाना है या पास करना है। तो नो डाउट प्राइमरी पहले तो यही है कि सर हम इसको पास कर जाएं, और पास करने के बाद उसके बाद हम लोग सोचे कि मार्क्स कैसे लाएं। समझ रहे हैं? और बहुत सारा टेक्निक बताया गया था आपके क्लासरूम में आपका। जैसे लिखने के लिए आपका लिखने का आदत डालिए आप। हर चीज को जो है रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे रूल है कि उपलब्धि को पाना कठिन है, लेकिन उपलब्धि को मेंटेन रखना ये उससे कई गुना कठिन है आपका। एक बार आप पढ़ लिए ठीक है, अब पढ़ दिए उसको भाई देख ही नहीं रहे हैं आप, तो उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मैथ क्या है? मैथ एक प्रैक्टिस है। मैथ में बच्चा को इंटरेस्ट आता है, तो आने का वजह क्या है? प्रैक्टिस। यानी हर जगह पर क्या है? आपका प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी आपको प्रैक्टिस होगा। अब जहां पर बुक्स की सवाल है कि सर बुक्स कौन कौन सा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो एक बात आप समझ लें, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप एनसीईआरटी पर कमांड कर लेते हैं, टोटल क्वेश्चन रट कर नहीं कॉन्सेप्ट से, तो गारंटीड है आपका कि 95% से ऊपर नंबर आएगा। और अब ये नहीं पूछिएगा कि सर बिहार बोर्ड में नंबर नहीं उठता है, सीबीएसई में उठता है। नहीं, इस बार ही बच्चे लाए हैं 92-95%।
लाए हैं केमिस्ट्री में आपका, बिहार बोर्ड से ही नंबर आया है आपका। तो सीबीएसई में तो है ही आपका, वो तो कॉमन है, बिहार बोर्ड में भी नंबर आता है, आप लिखेंगे तो जरूर आएगा आपको। तो प्रैक्टिस करना होगा, ये समझ गए। अब जैसा कि जीमेन के लिए, नीट के लिए, ये सब के लिए देखिए एक बात और समझ लें आप, दोनों का सिलेबस, जेई का, नीट का और 12th का, सभी कोई एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। और हमने देखा है कि मात्र 20 से 30% ही सिलेबस डिफरेंस होता है टारगेट के लिए आपका। तो अगर आप 70% भी कमांड कर लेते हैं कंपटीशन के लिए तो काफी है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अकेले आप ला सकते हैं, इसके दम पर अकेले जीमेन आप निकाल सकते हैं, आपका नीट में अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, आपका हाथ चलना चाहिए आपका। अब आपके पास वीडियो जा रहा है तो कई बार उसे रिवाइंड करके, जो भी करके आपको देखना है, क्वेश्चन को समझ सकते हैं, आपके पास पूरा समय है। तो ये बात आपको यहां पर समझना होगा। प्रैक्टिस भी काफी जरूरी है। और भी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। हर चैप्टर का रिवीजन करना जरूरी है, उससे क्वेश्चन बनाना जरूरी है। आप वीक में चाहें तो एक रिवीजन अपना डे बना लें कि इस दिन हमें रिवीजन करना है, या कोई समय ऐसा डिसाइड कर लें कि हमें रिवीजन करना है। रिवीजन करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन करना। जो रिवीजन करना टफ काम है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है ना, तो बच्चा समझता है कि हम इसको क्या करें, हम तो पढ़े हुए हैं इसका। तो आप पढ़े हुए हैं तो वो भूल जाइएगा। उसको फिर से कैसे, आजकल आ गया है जमाना अपडेट का, कितना प्रोसेस होता है, अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, इंस्टॉलेशन करना है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को करने के लिए आपका। तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट है, उससे क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट भी होगा, उसकी भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। तो ये सारी बातें हुई एक सिलेबस के बारे में। तो आप चाहें तो इसे एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। यह हो गया। अब हम यहां से जो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं वह है सॉलिड स्टेट, यानी शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और एक और बात, जैसे 11th में भी चैप्टर कुछ जो है कि छूटा हुआ है, कुछ टॉपिक छूटा हुआ है आपका, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया। ये जो देख रहे हैं ना ऑर्गेनिक का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसी में वो हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस आपका बैठा हुआ है। इसी में वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिया जाएगा, क्योंकि बिना उस कॉन्सेप्ट का 12th नहीं होगा। तो वो सबको भी कंप्लीट हम करेंगे। टोटल है, इक्विलिब्रियम है, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं आपका, तो उन सभी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सॉलिड स्टेट जो है वो हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सॉलिड स्टेट, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लें आप, कैसे इसमें स्टडी होगा, कैसे हम लोगों का प्लानिंग होगा। तो यह चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और सब चैप्टर के रिस्पेक्ट में, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है आपका। एक इसमें थ्योरी भी बहुत पढ़ना है, और सॉलिड स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारा है।
यानी इस चैप्टर का जो मेन यूएसबी है, यानी मेन जो कोड है इसका, जिसकी वजह से यह जाना जाता है, वह सॉलिड का स्ट्रक्चर है, उसका ज्योमेट्री का स्टडी है। और इसी वजह से यह इसको टफ बना देता है आपका, इसी वजह से यह टफ बन जाता है। कैसे होता है टफ हो जाएगा यह? तो जैसे बोर्ड जो है कि यह आपका 2 डायमेंशन है, और जो यहां सारे पिक्चर होंगे वो सब क्या होंगे? 3 डायमेंशन होंगे। तो थोड़ा इसे ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत आसान चैप्टर यह आपको लगेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं, 2 शब्द यहां लिखे हुए हैं, एक सॉलिड है और एक आपका स्टेट है। सॉलिड क्या है, स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब होता है किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का, उसका अवस्था, यानी उसकी स्थिति, यानी कि पोजीशन। वो मैटर एक ही है, लेकिन वह किसी अवस्था में है आपका। यानी ऐसा लगता है कि अगर वहां पर कुछ कंडीशन बदल दिए जाएं तो वहां की अवस्था बदल सकती है। तो बिल्कुल हाँ। तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था। जैसे समझ लें, वाटर जो है आपका मैटर है, सब्सटेंस है आपका, और वाटर के 3 फॉर्मेट होते हैं। वाटर के 3 फॉर्मेट होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या है? गैस है। तीनों में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? और जब एक दूसरे से आप मूव करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से आपका गैस, तो क्या ऑब्जर्वेशन वहां पर आप देखते हैं? तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लें कि सॉलिड से लिक्विड गए और लिक्विड से फिर कहां गए? गैस गए। तो सॉलिड का जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वह लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड से उसको जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वह कहां कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से क्या जा रहे हैं? गैस जा रहे हैं। तो यह एक कंडीशन है ना कि टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर को घटाया जा रहा है। अब अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं, यानी कि उसे हम ठंडा अगर करते हैं, तो गैस से जब आइएगा लिक्विड में तो टेम्परेचर कम होगा। लिक्विड का जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या आएगा? सॉलिड होगा। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है वो टेम्परेचर के कम करने से होता है। सॉलिड जो बनता है वो ठंडे में बनता है, यानी टेम्परेचर को कम करने से आपका बनता है। ये क्लियर हो गया। फिर उसमें बहुत सारी बात होती है। ये तो टेम्परेचर का बात हो गया। वहां पर देखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी डिफरेंस होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा आपका 2 पार्टिकल्स के बीच में। अब यहां पार्टिकल्स कहने का जो मतलब है वो 3 तरह का हो सकता है। एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है सॉलिड स्टेट में। तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? वहां पर ज्यादा होगा। किसमें? सॉलिड में। लिक्विड में आएंगे तो वह अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैस में आएंगे तो वह अट्रैक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गैस में अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा आपका। तो यह एक थोड़ा सा होगा सॉलिड स्टेट। स्टेट शब्द को समझा रहे थे कि किसी भी मैटर का जो स्टेट है वह उसका एक स्थिति है आपका। अगर वहां का कंडीशन बदल दिया जाए तो उसका स्टेट का, प्रॉपर्टी का स्टेट खुद भी वह बदल जाएगा। तो एक बात यह हुई। अब एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो बड़ा आसान वे में आपको बताया गया, ये बहुत आसान तरीके से बताया गया कि टेम्परेचर को बढ़ाए, टेम्परेचर को आपका क्या है? घटाए। लेकिन इसका स्टैंडर्ड तरीका है, कहता है
कि किसी भी मैटर का स्टेट दो बातों पर डिपेंड करता है। एक का नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरे का नाम है थर्मल एनर्जी। हमने क्या कहा? इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक यहां पर क्या है आपका? थर्मल एनर्जी आपका। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर नाम दिया गया है इंटरमोलिकुलर। जैसा कि पहले भी हम बताए हैं, इंटर कहने का मतलब दो होता है। इंटरमोलिकुलर, इंटर का मतलब दो होता है आपका। जैसे जो शब्द इंटरनेट में यूज होता है, तो इंटरनेट क्या है? दो लोगों का बीच में जाल है, इंटर। और यहां पर भी इंटर का मतलब वही है। तो इंटर का मतलब दो या दो से ज्यादा समझें। तो दो लोगों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का मतलब आप काइनेटिक एनर्जी समझ सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल्स का जिस मैटर में वह क्या है आपका मौजूद है। तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध किसके साथ है? टेम्परेचर के साथ है। तो बात वही है जो पहले कहे थे, लेकिन यहां ये थोड़ा स्टैंडर्ड वे में आ गया कि थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर क्या है आपका? फोर्स। तो एक बार फिर से इन दोनों को कनेक्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ। तो सॉलिड से जब लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से जब गैस जाते हैं, तो कहता है कि थर्मल एनर्जी वहां का बढ़ गया, यानी वहां का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वहां का टेम्परेचर आपका बढ़ गया। और जब आपने गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड पर आए, तो कहा गया कि वहां का थर्मल, कहने का मतलब सीधा कनेक्शन है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो वहां पर टेम्परेचर आपका क्या हो गया? यह घट गया। तो थर्मल एनर्जी सबसे कम किसका हुआ? सॉलिड का। उसी तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। जैसे मान लें कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, गैस में उससे भी आपका कम है आपका। यानी अट्रैक्शन के बढ़ने से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आते हैं आपका। तो ये तो कंडीशन हुआ किसी भी स्टेट का कि दो बातों पर डिपेंड करता है। एक का नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरे का जो नाम है वह है आपका थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म है। थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका, उसी से वहां पर डिसाइड होता है। काइनेटिक एनर्जी कहें, थर्मल एनर्जी कहें, बात एक ही है। एक बात यह हो गई। तो ये स्टेट आप समझ रहे थे। अब हम लोग यहां से सॉलिड स्टेट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां बातों को समझेंगे। क्या है यह सॉलिड स्टेट? तो जैसा कि आपको बताया गया कि सॉलिड में जब आप आते हैं तो वहां का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? बढ़ जाता है। यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही टाइट तरीके से पकड़ लेते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइट वे में पकड़ेगा तो वहां का जो अरेंजमेंट होगा एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा आपका। मतलब कि वहां एक सिस्टम दिखेगा कि हाँ, इसके बाद यह घटना घट रही है आपका। जैसे मान लिया जाए कि आप दीवार ही बनाते हैं, दीवार आप बनाते हैं, ईंट से उसको बनाते हैं आप, तो क्या देखते हैं? वहां एक ईंट का सजावट होता है आपका, एक अरेंजमेंट होता है आपका, क्योंकि वो सॉलिड है आपका और एक दूसरे को वो बांध कर रखता है आपका। तो सॉलिड स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वह होती है ऑर्डर का आपका, कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह किस में होता है आपका? ऑर्डर में होता है। वहां जो अरेंजमेंट होता है वह अरेंजमेंट ऑर्डर का आपका होता है। बात आप समझ रहे हैं? तो इसी बात को लिखाया गया है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स कहें या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है आपका।
तो अब कोई भी सॉलिड होगा तो उसमें पार्टिकल्स कौन कौन हो सकता है? तो या तो एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, और नहीं तो क्या होगा? आयंस होगा। एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, और क्या होगा? आयंस होगा। हर तरह के सॉलिड है आपका, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से है, और आपका आयन से बना हुआ है। आगे सब चर्चा और भी करेंगे हम कि कौन सा सॉलिड एटम से बना हुआ है, कौन सा मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और कौन सा आयन से बना हुआ है आपका। अब जैसे आयोनिक सॉलिड होगा, मान ले कि NaCl, तो NaCl किससे बना हुआ होगा? आयन से। एक्चुअली NaCl का ही यहाँ पर ज्योमेट्री दिए हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया। एटम्स क्या है भाई? तो जो डायमंड है, जो हीरा है आपका, वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है आपका। मॉलिक्यूल्स है आपका, मॉलिक्यूल्स में I2 आपका सॉलिड है, आयोडीन, वो किससे बना हुआ है? तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो कोई भी सॉलिड या तो एटम से बना होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल से बना होगा, और नहीं तो किससे बना होगा? आयन से बना होगा आपका। यह हो गया। अकर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस, इसका भी मतलब है आपका, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो सॉलिड कहेगा कि 3 तरह का होता है। सॉलिड इन 1 डायमेंशन, सॉलिड इन 2 डायमेंशन, और सॉलिड इन 3 डायमेंशन। लेकिन वहां एक लाइन बताया जाएगा कि वास्तव में सॉलिड जो होता है वो 3 डायमेंशन ही होता है। यानी रियल सॉलिड स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आपका। तो सॉलिड का फॉर्मेशन जो है 3 डायमेंशनल स्पेस, इस कॉल्ड क्या कहेंगे हम? सॉलिड कहेंगे। तो आया बात समझ में? तो एक वर्ड यहां पर याद रखिएगा, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। ऑर्डर का यहां पर अरेंजमेंट होता है। ऑर्डर कहने का मतलब क्रम होता है, एक सजावट होता है। तो एक एग्जाम्पल यहां पर आपको अच्छा हम समझाते हैं, जरा बात को समझेंगे। NaCl है आपका, NaCl। अब NaCl में 2 लोग हैं, Na+ है और क्या है? Cl- है। आपको बता दें हम, NaCl का जो ज्योमेट्री होता है वह आपका क्यूबिक होता है। NaCl का जो ज्योमेट्री होता है वह कैसा होता है आपका? क्यूबिक होता है आपका। NaCl का ज्योमेट्री क्यूबिक होता है। अब यहां पर कुछ हम रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं। ये छोटा सा सर्कल है और यह आपका बड़ा सर्कल है। तो छोटा कहने का मतलब Na+ और बड़ा कहने का मतलब क्या? Cl-। Na+ और क्या? Cl-। ऐसे भी मालूम होना चाहिए आपका, एनायन का साइज बड़ा होता है किससे? आपका कटायन से। तो NaCl के स्ट्रक्चर में यह देखा गया कि जो Na+ है वो क्यूब के किस किस पोजीशन पर होता है? तो एज सेंटर पर होता है और बॉडी सेंटर पर होता है। एज सेंटर कहने का मतलब जो एज है साइड में है उसके बीच में, और बॉडी सेंटर कहने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक अंदर का सेंटर होता है, बॉडी, वहां पर। तो Na+ 2 जगहों पर रहता है आपका, एज सेंटर और क्या? बॉडी सेंटर। Cl- के बारे में देखा गया तो यह 2 जगहों पर रहता है। एक रहता है कॉर्नर पर और एक रहता है क्या आपका? फेस सेंटर पर आपका। क्लियर है? अब यहां पर एक हम सॉलिड का हम ज्योमेट्री यहां पर बनाए हैं, NaCl का क्यूब का बनाए हैं आपका। ये जरा देख लीजिए, यही NaCl का पिक्चर है। तो जितने भी यहां पर बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो सब आपका क्या है? Cl- है। और जो छोटा वाला हिस्सा है वह क्या है? आपका Na+ है। तो जरा गेसिंग करिए तो बड़ा वाला कहां कहां पर है? तो एक बार चाहे तो देख लें कि बड़ा वाला कॉर्नर पर है और कहां पर है? आपका फेस सेंटर पर है। कॉर्नर पर है और कहां पर है? फेस सेंटर। तो चलिए जरा दिखा दे आपको कि कहां कॉर्नर है। यह एक क्यूब पहले माइंड में सेट कर लीजिए। जैसा कि पहले हम आपको बताए कि बोर्ड आपका 2 डायमेंशन है, लेकिन इस सॉलिड स्टेट का जो स्टडी है वह 3 डायमेंशन है। तो दिमाग में एक हमेशा स्ट्रक्चर क्यूब का बनाकर रखना होगा। और भी स्ट्रक्चर का स्टडी है लेकिन मोस्टली क्यूब का स्टडी है। तो पहला काम कि एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बड़ा वाला कहां है? Cl- कॉर्नर पर है और कहां? फेस पर। तो एक क्यूब में कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर होगा, देख रहे हैं। यहां पर भी है, छुटा हुआ है, यहां कॉर्नर है। तो 4
ऊपर के कॉर्नर पर, समझ रहे हैं, और 4 कहां है आपका नीचे के कॉर्नर पर आप समझ गए। इसके बाद कहां है फेस सेंटर पर, तो फेस सेंटर पर होगा तो क्यूब कहां होगा, एक पार्टिकल होगा छत पर, छत के साइड में, एक होगा पार्टिकल कहां नीचे ग्राउंड पर आपका। ये वाला फेस ये लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में है, और ये पार्टिकल कहां है राइट में है, और एक पार्टिकल वो सामने वाले फेस पर होगा और एक पार्टिकल अंदर वाले फेस पर। अब ये वाला पार्टिकल अंदर वाले फेस पर है और ये पार्टिकल कहां है बाहर वाले फेस पर है। एक बात यह समझें, छोटा वाला कहां कहां पर आपको बताया गया कि एज सेंटर पर है और बॉडी सेंटर पर है। एक ट्यूब में कितना एज होता है, कितना किनारा होता है, तो देख लीजिए हर किनारे पर छोटे वाला पार्टिकल क्या है आपका मौजूद है, देख रहे हैं इस तरह से। तो टोटल यहां पर 12 है, यहां भी छूटा हुआ है यह पार्टिकल यहां पर, तो 4 ऊपर पार्टिकल हो गया छोटा वाला, 2 यह हो गया, फिर 4 नीचे हो गया, तो 4 4 8 2 10 और 2 यहां कहां 12 आपका। और एक और कहां पर होता है बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर का मतलब वो कहां पर होगा बीच में आपका होगा, बॉडी सेंटर मतलब बीच पर। यानी कि यह आपका एक NaCl का स्ट्रक्चर होगा। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मात्र हम यहां एक शब्द को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम क्या है ऑर्डर। अब यह जो NaCl का पिक्चर है, यहां पर जो NaCl का आपका पिक्चर है यहां पर, इस पिक्चर में देखेंगे तो हर पार्टिकल का अपना पोजीशन क्या है आपका फिक्स है। यानी छोटा वाले को आप यहां नहीं रख सकते हैं और यहां वाले को आप यहां नहीं रख सकते हैं। एक ऑर्डर में सिस्टमैटिक रूप से क्या है वह आपका कनेक्टेड है। आपका कॉर्नर पर है बड़ा पार्टिकल, फेस पर है आपका, और ये है, यानी इसमें किसी को कोई बदल नहीं सकता है आपका। ये बात आप समझ रहे हैं। अब हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी है NaCl का, उसको दिखा देंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा देखें उस स्ट्रक्चर को आप। अब देखिए यही हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, यही वास्तव में ये NaCl का स्ट्रक्चर है आपका, क्लियर है। जो ग्रीन वाला है वह आपका क्लोरीन है आपका, और जो ऑरेंज वाला है, जो ऑरेंज है वह आपका Na+ है। तो जरा ध्यान से देख लें कॉर्नर और एज पर कौन कौन सा बैठा हुआ है, बॉडी सेंटर और फेस पर कौन कौन सा है। तो Na+ के बारे में क्या कहे थे, एज और बॉडी पर। यानी ऑरेंज वाला देखिए कहां है, सिर्फ आपको दिखाई देगा कहां एज सेंटर पर, देख रहे हैं, ये सब एज सेंटर पर ही आपको दिखाई देगा, एज सेंटर पर दिखाई दे रहा है आपको, ये देख रहे हैं। ग्रीन वाला कहां है, तो ग्रीन वाला कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है, और कहां पर है, फेस पर है आपका। तो कॉर्नर पर है और कहां है, फेस पर है। यानी सॉलिड स्टेट में फर्स्ट पॉइंट यह होता है कि इसमें ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमैटिक, एक व्यवस्था। वहां पर आप उस व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं आप, यही ऑर्डर का मतलब होता है। तो इसी शब्द को समझाने के लिए यहां पर आपको बताया गया। तो ये हमने आपको बताया कि सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेशन क्या होता है, यह बात आप यहां पर समझें सॉलिड का। तो इसमें कुछ विशेष नहीं, ऐसे तो आगे पढ़ेंगे तो इसी का पूरा स्टडी करना है, लेकिन यह एक एग्जांपल दिया गया कि ऑर्डर अरेंजमेंट क्या है, सब एक दूसरे का पोजीशन फिक्स है आपका, कोई वहां से उसको बदल नहीं सकता है। तो यह एक NaCl का स्ट्रक्चर हमने दिया आपको, और भी बातें हैं ध्यान से। अब सॉलिड का आपको मालूम है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक बात है जब इंटरमोलिकुलर्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यह एक शेप का ना फॉर्मेशन देगा, यह एक डेफिनिट वॉल्यूम का फॉर्मेशन देगा आपका।
गैस और लिक्विड की तरह नहीं आपका। जैसे आप पढ़े हैं कि गैस को हम 100 लीटर के वेसल में भी रख सकते हैं और उसे हम 1 लीटर के वेसल में भी हम उसे रख सकते हैं। तो इसका एक डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सॉलिड कैसे बना भाई, तो गैस को लिक्विड को कंप्रेस करने से बना, उसको दबाने से। यह भी पॉइंट आगे है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी आया वो डिफिनिट शेप आया और डिफिनिट वॉल्यूम आया। कोई पूछ भी सकता है कि एक्सप्लेन दैट शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है आपका, आर डिफिनिट। क्यों होता है, तो वहां बताना पड़ेगा कि उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है आपका, उसका पोजीशन फिक्स होता है और वो नहीं अपने पोजीशन से जो सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है वह मूव नहीं कर सकता है, यानी ये पार्टिकल यहां नहीं पहुंच सकता है आपका। ये बात को समझेंगे, ये हो गया। फिर इसी बात को दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कई बार इसको समझाए हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहने का मतलब कि अट्रैक्शन की ही बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच का या जो भी पार्टिकल्स है उसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है आपका, इसको ध्यान में रखेंगे। दे हैव शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, ये लाइन अच्छा है, दे हैव शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। कॉमन सेंस की बात है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां का ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे F के Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और R क्या है आपका, तो दोनों चार्ज के बीच का, आयंस क्या है यहां पर चार्ज ही है, मॉलिक्यूल्स क्या है उसके बीच में चार्ज है, तो आर स्क्वायर है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा होगा तो वहां का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच का कम होगा। अगर वहां का डिस्टेंस क्या होगा, अगर वहां का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा आपका। तो ध्यान से, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, तो वहां मॉलिक्यूल्स के बीच का ज्यादा होता है आपका। ये हो गया। दे है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। ये पॉइंट को समझिए, ये भी अच्छा लाइन है। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। रिजिड का मतलब हार्ड होता है, लेकिन हार्ड से जो ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड होता है वो रिजिड होता है। और इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल यानी जिसे हम दबा नहीं सकते हैं, जिसे हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं आपका, उसे ही कहा जाता है क्या है आपका, इनकॉम्प्रेसिबल। आप खुद देखें, जैसे यह बोर्ड एक सॉलिड है, क्या आप इसे दबा सकते हैं, नहीं, इसे हम नहीं दबा सकते हैं। तो सॉलिड आपका कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है। क्यों नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि उसका पोजीशन क्या है आपका, फिक्स है, वहां से वो हिलेगा नहीं आपका, क्योंकि अट्रैक्शन वहां पर क्या है, ज्यादा है, एक दूसरे से वो टाइटली पैक्ड है आपका। और यही वजह है कि वह क्या होगा, रिजिड होगा, उसको दबा नहीं सकते हैं, वो कड़ा होगा आपका, टाइट होगा आपका। यह हो गया। इस पॉइंट को ही समझाए हैं। दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, आर यू गेनिंग माई पॉइंट्स, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है और सिर्फ वो ऑसिलेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। ऑसिलेट करना और मूव करना दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो यह समझिए। ऑसिलेट कहने का मतलब है कि यह अपने पोजीशन पर रहेगा और उसी जैसे मान लें कि यहां पर ये है, यहां है, और ये ऊपर जाएगा और ये कहां आएगा, नीचे आएगा, लेकिन यहां से यह हटेगा नहीं, यहां से यह हटेगा नहीं, यह ऊपर जाएगा और कहां आएगा, नीचे आएगा। मूव करने का मतलब है कि सब आयंस, ये यहां जा रहा है, ये यहां आ रहा है, ये वहां जा रहा है आपका। ये बात आपका आया बात समझ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स है, लेकिन ऑसिलेट कर सकता है अबाउट देयर मीन पोजीशंस आपका, समझ गए ना। लेकिन वो जहां पर फिक्स है वो कभी नहीं हिलेगा आपका। हाँ, थोड़ा बहुत वो अपने रेंज में आ जा सकता है। ऑसिलेशन का मतलब ऐसे समझ रहे होंगे आप।
नेक्स्ट पॉइंट भी काफी अच्छा है, दे हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड क्या है आपका गैस। ये भी पॉइंट अच्छा है। सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉलिड का जो डेंसिटी होता है आपका वह आपका ज्यादा होता है लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में। क्यों भाई, तो बात को जरा समझेंगे। डेंसिटी बराबर आप पढ़ते क्या है, तो डेंसिटी बराबर हम पढ़ते हैं मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम आपका। अब आप मान लें कि गैस पर है, गैस को थोड़ा कंप्रेस किए तो सॉलिड पर आए, लिक्विड पर आए, और लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस किए तो कहां पर आया, सॉलिड पर आए। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, क्या हो रहा है, वॉल्यूम वहां का घट रहा है आपका। यानी सॉलिड क्या है आपका, कम जगह को ले रहा है आपका। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर जगह कम होगा तो वहां का डेंस, और वहां ज्यादा अमाउंट अगर होगा तो वहां का डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो कंप्रेशन होने से वॉल्यूम क्या है आपका, घट जाता है। समझ रहे हैं। तो मास भी इसका फिक्स होता है आपका, लेकिन उसे कम जगह पर रखा जा सकता है। यानी जो जगह गैस और लिक्विड लेगा उससे कम जगह में रख सकते हैं किसका, आपका हम सॉलिड का। तो वॉल्यूम कम होगा ना जी, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका। आया बात समझ में। तो ये एक सॉलिड के बारे में बताया गया, इसका प्रॉपर्टी। ये पिक्चर आप देख लें, ये NaCl का पिक्चर है। यह पिक्चर कहने का मतलब है कि ऑर्डर अरेंजमेंट, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं आपको। ये है NaCl का स्ट्रक्चर है। तो एक इमेजिनेशन लेकर आपको चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहां पर, एक बार चाहें तो देख लें आप। एक बार इसका हम रिवाइज करवा देते हैं आपको कि क्या हमने यहां पर पढ़ा। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन क्या है कि इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह एक ऑर्डर में होता है। यानी एक वहां सिस्टमैटिक दिखाई देगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ये ऑर्डर दिखाई देगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स, कोई भी सॉलिड होगा तो किससे बना होगा, और केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स है उसके नाम क्या है, तो एटम से, मॉलिक्यूल से, और क्या है, आयन से। सॉलिड जो होता है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, रियल सॉलिड होता है आपका। आगे पढ़ेंगे तो ऐसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ही पढ़ना है, लेकिन रियल सॉलिड क्या है आपका, सॉलिड स्टेट है। एक एग्जांपल लिए हैं NaCl का। NaCl का स्ट्रक्चर आपका क्यूबिक होता है, जिसमें छोटा सर्कल को हम Na+ कहेंगे। ये रहता कहां है, तो एज पर रहेगा और बॉडी पर। बॉडी कहने का मतलब एकदम इस ट्यूब के बीचों बीच में, और एज का मतलब किनारा समझ ही रहे हैं। बड़ा को हम कहेंगे Cl-, ये कॉर्नर पर होगा और ये फेस सेंटर पर होगा। इसको यहां पर सजा दिया गया। इसके बाद यहां दे हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आपका। अब सॉलिड का जो वॉल्यूम है और शेप है वह क्या होता है आपका, डेफिनिट होता है। ये जितने भी पॉइंट्स यहां प्रॉपर्टी हैं वो सबके सब में हुआ ही आप लगा सकते हैं। यह हो गया। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। यह उसका काफी खास प्रॉपर्टी है आपका। कॉमन सेंस की बात है कि अगर फोर्स वहां का ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो दूरी होगा वो कम हो जाएगा आपका। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रेजिड। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब दबाया नहीं जा सकता है। जैसे ये सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं, जैसे गैस को दबा सकते हैं आप, उस तरह से। दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका। कांस्टेंट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स कहें, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खास शब्द है आपका। अब यहां एक लास्ट पॉइंट है आपका, दे हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड क्या, गैस।
सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वह लिक्विड और गैस से क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी होता है आपका। क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कम जगह में आप ज्यादा चीज को रख पा रहे हैं। अब गैस था तो वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, उसको आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो लिक्विड, लिक्विड से फिर क्या हो गया, सॉलिड हो गया है आपका। तो इस वजह से डेंसिटी ज्यादा होता है सॉलिड का एज कंपेयर टू लिक्विड एंड क्या, गैस। D = W/V आप पढ़े हैं। तो यह एक सॉलिड स्टेट के बारे में बताया गया कि क्या है सॉलिड आपका, सॉलिड का डेफिनेशन आपका। तो बात को समझे आप। तो यह एक टॉपिक हुआ। अब यहां से जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कितने तरह के, और ये टोटली एनसीईआरटी को फॉलो करेगा आपका यह चैप्टर जो है। इसमें कोई ऑर्गेनिक के जैसा है नहीं कि ये एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है, जैसे एनसीईआरटी में है वैसे ही। तो हम टॉपिक आपको देते जाएंगे, उस चीज को आप पढ़ते जाइएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और क्या आपका एमोर्फस आपका। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।